स्टूडेंट्स, हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं झारखंड बोर्ड का मॉडल सेट जो 2024 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से कन्फर्म है आपका 2 या 3 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, या ज़्यादा भी रह सकता है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है एसआई में आधार इकाइयों की संख्या कितनी है। याद रखिएगा, एसआई में आपका 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, तो इसका आंसर जाएगा 7। क्लियर है? बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट सेम होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। याद रखिएगा 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, तो याद रखिएगा 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसका आंसर गया डी। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र है। याद कीजिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो था उसका डायमेंशन फार्मूला क्या था आपका, m पर पावर -1, l पर पावर 3, t पर पावर -2। देखिए ये ऑप्शन है कहीं पर, तो इसका आंसर सी गया। देखिए सी नंबर में ये ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक सीधी रेखा पर यात्रा करने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए एक समान वेग v1 और अगले समान वेग के लिए सॉरी अगले समान समय के लिए एक समान वेग v2 के साथ चलता है, तो औसत वेग है। ठीक है, इन्हें औसत वेग पूछ रहा है, तो याद रखिएगा एक सिंपल सा कि अगर मान लीजिए कोई भी पार्टिकल, ठीक है, अगर मान लीजिए ये v1 वेलोसिटी से अगर t टाइम तक चल रहा है और फिर अगला जो है v2 वेलोसिटी से सेम टाइम t तक ही चल रहा है। याद रखिएगा टाइम सेम रहेगा तो एवरेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए दोनों वेलोसिटी को ऐड कर दीजिए, v1 प्लस v2, और डिवाइड कर दीजिए 2 से, आपका आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन शर्त है दोनों का टाइम सेम होना चाहिए। क्लियर है? तो इसका आंसर है ये बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो बोल रहा है क्या, एक कण के प्रक्षेप वक्र के शीर्ष पर त्वरण कितना होगा। ठीक है, यानी एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री द पार्टिकल द एक्सेलरेशन इज। ध्यान से देखिए ट्रेजेक्ट्री किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सतह है, ठीक है, यहाँ से एक पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट किए, मान लीजिए यू वेलोसिटी से, तो ये ऐसे करके गया, तो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट यानी यहाँ शीर्ष पर, तो आपको बताया था शीर्ष पर जो है यहाँ पर ये जो है आपका, याद रखिएगा वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाता है। क्लियर है? लेकिन एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर भी जी रहता है, जो किधर रहता है, नीचे की ओर। तो इसका आंसर गया जी। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कोणीय वेग सदिश की दिशा किसके अनुदिश होता है, यानी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग। यानी आपको डायरेक्शन किसका पूछ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी का यानी कोणीय वेग का। तो आपको हम सिखाए थे, जैसे मान लीजिए अगर ये वृत्ताकार पथ है, अगर मान लीजिए ऐसे कण घूम रहा है, तो इसका जो कोणीय वेग का दिशा होगा इसके अक्ष पर होगा, यहाँ पर इसका जो रोटेशन है इस रोटेशन के एक्सिस पर होगा। तो वही लिखा द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी डी नंबर, यानी घूर्णन की धुरी की ओर, धुरी मतलब ध्रुव की ओर। क्लियर है? इसका आंसर डी किया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है प्रक्षेप का प्रक्षेप पथ है, ठीक है, यानी द ट्राइजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। ध्यान समझिएगा, प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्ट्री होता है आपको मालूम होना चाहिए। अगर ऐसे मान लीजिए यू वेलोसिटी प्रोजेक्ट की, ये ऐसे चलेगा, यानी इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला, यानी सिंपल सा बोले तो परवलयाकार। क्लियर है? 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा शून्य परिमाण देने वाले असमान सदिशों की न्यूनतम संख्या। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ असमान सदिश बोल रहा है। ठीक है, यानी बोल रहा था मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स विच कैन गिव 0 रिजल्टेंट। तो याद रखिए अगर यहाँ असमान की जगह समान रहता तो कम से कम 2 चाहिए होता है, लेकिन यहाँ असमान है तो असमान होने के लिए, शून्य होने के लिए कम से कम 3 चाहिए। अगर 3 सदिश असमान सदिश रहेगा तभी उसका क्या हो सकता है, परिणामी शून्य हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। इसका आंसर ये बी नंबर यानी 3। क्लियर है? क्या बोल रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। बोल रहा समतल में विराम अवस्था में किसी पिंड पर लगने वाला घर्षण बल। ध्यान से देखिएगा, समतल है, समतल है यानी समझ रहे हैं, समतल है यानी कुछ इस तरह समझिए आप ध्यान से। समतल है यानी बिल्कुल ऐसा हॉरिजॉन्टल है। अब सोचो जरा सा, यहाँ पर कोई पिंड रखा, वो भी विराम में, और समतल है, तो बताओ इसमें चलने का भी चेष्टा नहीं रहेगा, और चलने का चेष्टा है नहीं, चूंकि ये विराम में पहले से ही है, और ये गति भी नहीं कर रहा और न गति करने की चेष्टा है, तो गति करने की चेष्टा भी नहीं, तो घर्षण यहाँ पर होगा ही नहीं। तो इसका आंसर सही है, आंसर डी नंबर 0 होगा। ठीक है, इंग्लिश में समझिए। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट रेस्ट इन प्लेन, तो सिंपल सा रेस्ट है और प्लेन सरफेस पर रखा है, तो इसका मतलब टेंडेंसी ऑफ मोशन भी नहीं होगा, इसीलिए इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। ठीक है, सॉरी फ्रिक्शन कितना लगेगा उस पर, 0। 10th नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए। बोल रहा है 4 किलोग्राम
और 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले दो पिंडों पर एक ही बल लगाया जाता है। यानी समझिए ध्यान से, 4 किलोग्राम और 5 किलोग्राम का दो द्रव्यमान वाला दो पिंड है और उस पर एक ही बल लग रहा है, यानी समान बल लग रहा है। बोल रहा है यदि हल्के पिंड का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो भारी पिंड का त्वरण है। ध्यान समझिएगा, पहला वाला पिंड जो है हल्का वाला पिंड यानी 4 kg वाला, उसका त्वरण कितना है 2। तो बोल रहा भारी पिंड का त्वरण क्या होगा। तो सिंपल सा आप पढ़े होंगे, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो पहले फोर्स निकालते हैं, क्योंकि दोनों पर फोर्स सेम लग रहा है तो फोर्स निकाल रहे हैं। तो चलिए, हल्का वाला पिंड का द्रव्यमान है 4 इंटू एक्सेलरेशन है 2, बोलिए कितना 8 न्यूटन, यानी फोर्स समझ में आ गया कि 8 न्यूटन है। क्लियर है। और जब फोर्स 8 न्यूटन है तो अगर इस पर 8 न्यूटन लग रहा है तो इस पर भी 8 न्यूटन लग रहा होगा, यानी 5 kg वाला पर भी। तो इसका एक्सेलरेशन पूछा। देखिए एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फोर्स बाय मास, चूंकि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास। तो फोर्स कितना, उस पर भी 8 न्यूटन और मास कितना 5 kg है दूसरा का। तो सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए है ऑप्शन आपका 1.6, तो इसका आंसर ये सी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, अगर बोल रहा है क्वेश्चन, किसी पिंड का द्रव्यमान जो उस पर लगने वाले बल और पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुपात के बराबर है। ध्यान समझिएगा, बोल रहा है क्या, किसी पिंड का द्रव्यमान जो उस पर लगने वाले बल और पिंड के उत्पन्न त्वरण के अनुपात के बराबर। यानी समझिए, जो मास है वो उस पर लगने वाला फोर्स और उसका जो एक्सेलरेशन है उसके रेशियो के इक्वल है। तो भाई ये जो मास है ये कौन सा मास है। इस तरह के मास को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान, यानी ग्रेविटेशनल मास, यानी ए नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखें, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 12 नंबर, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है फायरिंग से पहले बंदूक और गोली का रैखिक संवेग क्या है। ठीक है, व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग। तो समझिए ध्यान से, अगर फायरिंग नहीं हुआ है, ध्यान समझिएगा, फायरिंग से पहले यानी फायरिंग हुआ नहीं है तो बंदूक भी विराम में होगा, इसमें कोई भी जो है, जब गोली चलता है तभी झटका लगता है, यानी ये भी गति नहीं में नहीं होगा, और गोली भी किस में होगा, विराम में, यानी दोनों रुका हुआ है। और संवेग, संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी ही 0 है तो इसका सिंपल सा ये 0 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट 13 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्रिया एवं प्रतिक्रिया। क्रिया एवं प्रतिक्रिया, देखिए डी नंबर देखिए, बोल रहा है दो अलग अलग निकायों पर कार्य करते हैं। यही सही है, कारण क्या, याद कीजिए, क्रिया प्रतिक्रिया याद रखिए समान। यहाँ देखिए पहला क्या बोल रहा है, एक ही पिंड पर कार्य करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता, याद रखना। क्रिया प्रतिक्रिया हमेशा अलग अलग पिंड पर कार्य करता है। एक ही दिशा में समान कार्य करते हैं, ये भी गलत है। क्रिया प्रतिक्रिया का दिशा हमेशा अलग होता है, यहाँ बोल रहा है एक ही दिशा में। सी नंबर बोल रहा है एक दूसरे को रद्द करते हैं, बिल्कुल नहीं, कभी भी रद्द नहीं कर सकता है। तो डी नंबर दो अलग अलग निकायों पर कार्य करते हैं, जी हाँ, ये अलग अलग हमेशा डिफरेंट सिस्टम पर वर्क करता है, डिफरेंट बॉडी पर। क्लियर है। नेक्स्ट अगर जाएं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, बोल रहा है 100 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि है, यानी कितना गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। तो समझिए ध्यान से, ये मान लीजिए सतह है और यहाँ से मान लीजिए कोई ये पिंड है, ठीक है, इसका द्रव्यमान है m कितना दिया है 100 kg। क्लियर है। हाइट दिया है 10 मीटर और ये गिर रहा है। तो बोलो जब ये गिरेगा यहाँ पहुँचेगा तो इसका गतिज ऊर्जा में कितना वृद्धि हुआ वो पूछ रहा है। तो देखिए पहले इसके पास क्या था, आपका पोटेंशियल एनर्जी था, और जब ये यहाँ पहुँचा गति करते हुए तो इसके पास क्या आ गया, गतिज ऊर्जा। यानी समझ जाइए यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, और पोटेंशियल एनर्जी होता है किसके बराबर, mgh के बराबर। तो बस रख दीजिए, m कितना, मास है 100, g का वैल्यू होता है 9.8 और हाइट दिया है 10 मीटर। तो भाई सॉल्व करोगे आपका 9800 जूल होगा। देखिए है ऑप्शन, इसके आंसर गया ए नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा असंरक्षित बल है। याद रखिए घर्षण जो है, घर्षण क्या है, असंरक्षित बल है। क्यों, सिंपल सा, आपको अगर हम बताए थे संरक्षित बल का पहचान है, याद रखिए कुछ भी फॉर्मूला रहे, जैसे मान लीजिए कुछ भी फॉर्मूला रहे लेकिन नीचे जो है r का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो ऊपर कुछ भी XYZ कुछ भी रहे लेकिन नीचे r स्क्वायर रहेगा। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, चुंबकीय बल, तीनों में याद रखिए नीचे r स्क्वायर होता है। लेकिन घर्षण बल जो है, घर्षण बल का आपको हम फॉर्मूला पढ़ाए थे, उसका फॉर्मूला था μ×n। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए नीचे कुछ भी r स्क्वायर नहीं आ रहा था, इसीलिए याद रखिए यही असंरक्षित बल है, असंरक्षित बल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है एक पिंड जिस पर 50 न्यूटन का बल लगाया गया है
उसे बल के साथ 60 डिग्री कोण बनाते हुए 10 मीटर की दूरी पर विस्थापित किया जाता है तो पिंड बल द्वारा किया गया कार्य होगा। सिंपल सा बाबू, कुछ भी क्वेश्चन में दम नहीं है। आपसे वर्क पूछा है तो वर्क इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। याद कीजिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो बोलो फोर्स कितना लग रहा है, बल कितना लग रहा है 50 न्यूटन, रख दिए। विस्थापन कितना हुआ 10 मीटर, रख दिए। और कॉस थीटा कितना है दोनों के बीच 60 डिग्री क्वेश्चन में दिया है, देखिए 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो बोलिए 50 गुने 10 हो गया आपका 500, और कॉस 60 डिग्री वैल्यू होता है 1/2, सॉल्व करोगे 250 आ जाएगा, 250 रूल है ऑप्शन, इसका आंसर ये डी। नेक्स्ट बोल रहा है एक बैले नर्तकी अपने प्रदर्शन के दौरान निम्नलिखित में किस सिद्धांत का उपयोग करती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल यूज्ड बाय बैले डांसर ड्यूरिंग हिज हर परफॉर्मेंस। देखिए बैले डांसर में क्या होता है, घूमना होता है नर्तकी को, और जब भी कोई घूमता है तो याद रखिएगा उसमें कोणीय गति का संरक्षण का नियम का पालन होता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो ना हिंदी में थोड़ा गलत छपा है, यहाँ पर एक्चुअली गति नहीं होना चाहिए, इस जगह होना चाहिए कोणीय संवेग होना चाहिए। क्लियर है, याद रखिए कोणीय संवेग संरक्षित होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, जो ऑप्शन में है वही हमको टिक करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण इस पर निर्भर नहीं करता है। तो याद रखिए जड़त्व आघूर्ण इस पर निर्भर नहीं करता। देखिए जड़त्व आघूर्ण जो है ना, याद कीजिए हम जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ाए थे, I = mr²। क्या, mr²। तो देखिए द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, अक्ष से दूरी पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। तो बोल रहा अक्ष का भिन्न अभिविन्यास, देखिए अक्ष का भिन्न अभिविन्यास यानी सिंपल सा, हम अगर एक्सिस को डिफरेंट डायरेक्शन में अगर कर दें तो भाई डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए सी नंबर जो कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी, इसके फॉर्मूला में नहीं है, तो याद रखिए इस पे इसको निर्भर नहीं करेगा, बाकी ये तीनों चीज़ पर निर्भर करता है। तो इसका सीधा आंसर टिक कर सकते हैं सी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण यानी टॉर्क का घूर्णी अनुरूप है, यानी टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉगी ऑफ। ध्यान समझिएगा, हम आपको सिखाए थे बल, जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, इमेजिन कीजिए कोई पिंड है, इस पर बल अगर ऐसे सीधा लगाएंगे जैसे ये गति करेगा आगे, ठीक है। फोर्स इधर लगाएंगे तो ये इधर आगे गति करेगा, लेकिन यही फोर्स अगर इसके हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये ऐसे करके घूमना शुरू कर देगा, और इसी बल को हम बोले थे बल आघूर्ण। याद रखिए बल आघूर्ण एक तरह का फोर्स है जिसके कारण कोई भी चीज़ घूमता है। क्लियर है। तो सिंपल से ये किसका घूर्णी अनुरूप है, तो ये बल का है। क्लियर है, फोर्स का है। क्लियर है। नेक्स्ट 20 नंबर बोल रहा है जी का मान कहाँ शून्य हो जाता है। याद कीजिए पृथ्वी अगर ये है तो आपको हम बताए थे पृथ्वी के केंद्र पर, यानी यहाँ पर जो है जी का मान 0 होता है। जी कितना हो जाता है 0 यहाँ पर। तो देखिए बोल रहा है पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर, यानी ऊंचाई पर नहीं, गलत है। बोल रहा है पृथ्वी के आधे व्यास के बराबर गहराई पर, ठीक है। ये आंसर सही है, पृथ्वी के आधे व्यास के बराबर गहराई पर। देखिए व्यास हुआ पृथ्वी का ये, और उसका पृथ्वी के सतह से गहराई नाप रहे हैं तो यहाँ पर 0 है। और याद रखिए व्यास का कितना हुआ, आधा, यानी बोल सकते हैं त्रिज्या बराबर गहराई पर। तो इसका आंसर यह बी नंबर। ध्यान से देखिए यहाँ दिया व्यास, और व्यास का आधे व्यास मतलब त्रिज्या की बात कर रहा है। तो पृथ्वी के सतह से जितना त्रिज्या है उतना गहराई, यानी केंद्र पर पहुंच जाएंगे, और वहाँ तो जी 0 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ध्यान समझिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अधिकतम, याद रखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, याद कीजिए पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है mgh। कोई भी बच्चा समझ जाएगा जहाँ जी जाता होगा, याद रखिए गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होगा वहीं पर ये अधिकतम होगा। और आपको हम बताए थे पृथ्वी का सतह पर ही होता है जी मैक्सिमम होता है। याद रखिएगा जी क्या होता है, मैक्स होता है, मैक्सिमम होता है, यानी अधिकतम होता है। तो ये सतह पर होता है। तो देखिए पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी अधिकतम होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा है वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के उपग्रह का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। ठीक है। देखिए पृथ्वी का आवर्तकाल जो होता है उपग्रह का, वो होता है T² समानुपाती r³, अगर आपको याद हो। ठीक है। तो ये जो है निर्भर किस पर करता है, त्रिज्या पर। तो बोल रहा है उपग्रह के द्रव्यमान पर, तो देखिए उपग्रह के द्रव्यमान पर ये निर्भर नहीं करेगा, इसका आंसर गया ए। ठीक है। और बाकी जो है उस पर निर्भर कर रहा है। तो इसका आंसर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सॉरी वो तो हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है खींचे हुए तार में प्रति इकाई आयतन संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा है। ध्यान से देखिए, बोल रहा है क्या, खींचे हुए तार में प्रति इकाई आयतन में संग्रहित स्थितिज ऊर्जा है, सॉरी प्रत्यास्थ ऊर्जा है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, बात बराबर ही है।
यानी द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन ए स्ट्रेच वायर। ध्यान से देखिएगा, इलास्टिक एनर्जी जो था यू इक्वल टू हम आपको पढ़ाए थे हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। लेकिन देखिए ऑप्शन में कहीं पर ऐसा नहीं है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समझिए ध्यान से। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है बाबू, स्ट्रेस बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बाबू यहाँ पर क्या है, तार में, और तार को खींच रहे हैं, और खींचते हैं जब, तो उसमें याद रखिए यंग का प्रत्यस्थ गुणांक होता है, इसकी जगह हम वाई लिख सकते हैं, इन्हें प्रत्यस्थ गुणांक की जगह वाई। तो जरा इसको और सॉल्व करें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ इंटू स्ट्रेस यानी स्ट्रेस का स्क्वायर बाय क्या, वाई। तो देखिए ये हो गया ऑप्शन, तो देखिए यह है, तो इसका आंसर देखिए बी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार के टूटने वाले बलाघात को कहा जाता है, यानी द ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर ए वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड। समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कोई तार है, ठीक है। अब तार को जब हम खींच रहे हैं, और खींचते खींचते एक समय ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा जब खींचेंगे तो ये टूट जाएगा, ठीक है। तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे जब ये टूटेगा। क्लियर है। तो सिंपल सा, जब भी कोई चीज़ खींचते हैं तो ये क्या होता है, तनता है, तार खिंचाएगा यानी तनाएगा, लेकिन ये तब तक तनेगा जब तक इसका तनन सामर्थ्य यानी तनने का क्षमता है, उसके बाद ये क्या होगा, टूट जाएगा। क्लियर है। तो मान लीजिए इतना क्षमता था, उसके बाद खींचे तो ये टूट जाएगा, तो इसका आंसर गया तन सामर्थ्य यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ। याद रखिए, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है श्यानता, ठीक है। तो बोल रहा है पहला ऑप्शन, तापमान बढ़ने से गैसों की कम हो जाती है। देखिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो गैस का जो होगा ना श्यानता वो भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से गैस में क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए तो गलत हो रहा है। बोल रहा है तापमान में वृद्धि के साथ तरल पदार्थ का बढ़ता है, ये भी गलत है। याद रखिए तापमान में अगर वृद्धि करेंगे ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो तरल पदार्थ का श्यानता घटेगा, यहाँ बोल रहा बढ़ता है। सी नंबर बोल रहा है तापमान में कमी के साथ गैसों की बढ़ती है, ये भी गलत है भाई। तापमान अगर घटेगा तो गैस का श्यानता घटेगा, तो डी नंबर ही आंसर जाना चाहिए। तापमान में वृद्धि के साथ तरल पदार्थ कम हो जाता है, जी हाँ सही है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोई भी तरल पदार्थ का जो श्यानता है वो घट जाता है यानी कम हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा है केशिका नली में पानी एच ऊंचाई तक ऊपर उठ सकता है, ठीक है, यदि नली को उसके आधे आकार में काट दिया जाए तो नली में पानी होगा, ठीक है। देखिए सिंपल से क्या बोल रहा है, इमेजिन कीजिए केशिका नली है, ठीक है, और केशिका नली में ये जो है ना पानी ऐसे करके, मान लो ऐसे करके ऊपर उठा है, और ये कितना ऊंचाई तक उठा है, एच। तो बोल रहा है जब एच ऊंचाई की यहाँ आधा हम काट देंगे तो क्या होगा। तो इसका आंसर देखो पहला क्या दिया, ऊपर से बहेगा यानी ऊपर से बहने लगेगा, ऊपर से नहीं बहेगा। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऊपर से नहीं बहेगा। क्यों, काट दोगे, अगर यहाँ अगर काट दोगे तो आपको लगेगा कि भाई इतना पहले यहाँ था, तब तो और ऊपर जाके ऐसे गिरना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए पानी भरा था, आप इस केशिका नली डुबाए तो यहाँ तक पानी आया पृष्ठीय तनाव के कारण। क्लियर है। लेकिन जब काट दिए यहाँ मान लीजिए इतना ऊंचाई पर, अब देखिए पानी यहाँ भरा है और इतना ऊंचाई पर ही काट दिया, तो देखिए पानी यहाँ जैसे आ रहा है, तो अब यहाँ देखिए ऊपर से बताइए आपका वायुमंडलीय दाब भी लग रहा है, तो इसीलिए बाबू इसको निकलने नहीं देगा बाहर, इसको दबा कर रखेगा। तो बाबू ये कुछ ऊंचाई तक फिर उठेगा, अब ज़्यादा नहीं उठ पाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है ऊपर से नहीं बहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट 27 नंबर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है 60 गुने 10 पर पावर -3 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के गोलाकार खंभा 60 केजी के भार के सहारा देता है। तो बोल रहा है गोले पर कितना दाब पड़ता है। देखिए प्रेशर हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रेशर, और प्रेशर इक्वल टू तब फोर्स बाय एरिया। तो भाई फोर्स कितना होता है, यहाँ देखो 60 केजी का भार सहारा, तो भार यानी mg बाय, तो बोलिए m कितना हो गया 60, g का वैल्यू कितना है 9.8, और ए मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है। ए क्या है यहाँ पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये कितना दिया आपको, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया है 60 गुने 10 पर पावर 3 तो देखिए 60 से 60 ये कट गया, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 9.8 इंटू 10⁻+3 पास्कल, या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये देखिए ऑप्शन है कहीं पर, तो देखिए ए नंबर में ही मिल गया। नेक्स्ट
बोल रहा है जब पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो पानी का आयतन, ध्यान समझिएगा। देखिए 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करेंगे तो पानी का आयतन क्या होगा। देखिए 0 डिग्री से कितना लेगा, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए सबसे अधिक जो घनत्व होता है पानी का वो कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और घनत्व बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, मास तो चेंज हो नहीं रहा है, तो घनत्व अगर बढ़ रहा है 4 डिग्री सेल्सियस पर तो आयतन क्या होगा, घटेगा, ठीक है। समझिए ध्यान से, 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व सबसे अधिक होता है, यानी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक लेगा तो घनत्व बढ़ा, तो घनत्व बढ़ा तो आयतन क्या हुआ, घटा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, घटता है। नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा है रेखिक आयतन और क्षेत्र विस्तार गुणांक का अनुपात है, यानी रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट लीनियर वॉल्यूम एंड एरियल एक्सपेंशन इज। देखिए इसका जो है हमको ध्यान से अगर देखें तो लीनियर, लीनियर मतलब लेंथ, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम मतलब आयतन, और एरियल मतलब एरिया, क्षेत्रफल। देखिए सिंपल सा है, अगर हम बात करें लेंथ में एल है, वॉल्यूम में क्या होता है, एल क्यूब होता है, और एरिया में क्या होता है, एल स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर हम अनुपात का बात करें तो ये 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो 1:3:2, तो इसका आंसर क्या, ए नंबर, क्लियर है, 1:3:2। 30 नंबर बोल रहा है उष्मा गतिकी का शून्यवां नियम किस अवधारणा की ओर ले जाता है। देखिए शून्य नियम क्या था, याद है, जैसे मान लीजिए इसका कहना था कि अगर कोई दो बॉडी है, जैसे मान लीजिए ए और बी, ठीक है, अगर इसका टेम्परेचर सेम है, ठीक है, तो इसको हम बोले थे, याद करो, तापीय सम, ठीक है, या फिर बोले तो उष्मीय सम। तो याद रखिएगा शून्य गति का जो नियम है, उष्मा गतिकी का शून्य कोटि जो नियम है, वो एक तरह का बता रहा है कि दोनों का टेम्परेचर सेम है। याद रखिए एक तरह का टेम्परेचर ने तापमान की ओर ले जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, तापमान की ओर, क्लियर है। 31 देखते हैं क्या बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मायर के सूत्र का वर्णन करता है। मायर नहीं, यहाँ पर मेयर छपना चाहिए, तो देखिए मेयर होता है, मेयर्स फार्मूला। तो सिंपल सा मेयर्स फार्मूला होता है CP-CV = R। ये बहुत फेमस फार्मूला, याद रखिए एग्जाम में आता ही आता, बहुत फेमस क्वेश्चन। तो इसका आंसर गया बी नंबर, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिए, CP-CV = R, आपको हम गलत ऑप्शन टिक करवा दिए, डी नंबर, CP-CV = R, ठीक है। देखिए 32 नंबर बोल रहा है उष्मा गतिकी का प्रथम नियम दर्शाता है। तो उष्मा गतिकी का प्रथम नियम याद कीजिए, हम आपको सिखाए थे, DQ = क्या होगा, DU + PdV, यही था। तो देखिए इसका आंसर ए नंबर में ही आ गया। नेक्स्ट बोल रहा है क्या, अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। देखिए अणु का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है 3/2 kT, ठीक है, वो जो होता है आपका 3/2 kT ये होता है, ठीक है, 3/2 kT। याद रखिए अणु का जो होता है आपका कितना होता है, 3/2 kT, ठीक है। अब जरा समझना ध्यान से, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी अगर ये कांस्टेंट है ये, तो समानुपाती क्या हो जाएगा, टी, यानी काइनेटिक एनर्जी समानुपाती यानी सीधा अनुपाती होगा क्या, टेम्परेचर के यानी ताप के। तो बोल रहा है क्या तापमान के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती का, नहीं वर्गमूल तो नहीं है। बोल रहा है निरपेक्ष तापमान के सीधे अनुक्रमानुपातिक, तो इसका आंसर सही है, निरपेक्ष तापमान यानी टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के सीधा अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, समानुपाती। तो बस यही किया, इसका आंसर बी नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन, ये तो आपको हम नहीं पढ़ाए थे ये चैप्टर, लेकिन फिर भी देखिए इसको रट लेना है आपको। बोल रहा है एक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करता है। देखिए कोई भी गैस तभी वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है, जब याद रखिएगा उसका प्रेशर लो रखा जाता है और टेम्परेचर हाई रखा जाता है। याद रखिए प्रेशर लो और टेम्परेचर हाई, यानी दाब कम होना चाहिए और ताप अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर बी नंबर, देखिए निम्न दाब और उच्च तापमान पर, तो इसका आंसर गया बी नंबर, क्लियर है। 35 नंबर, ये भी आपको हम नहीं पढ़ाएंगे, SHM का क्वेश्चन है, ठीक है, ये चैप्टर आपका नहीं कंप्लीट कर पाए थे, जो कि टाइम नहीं मिला हमको। निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन एक सरल हार्मोनिक दोलन का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, यानी SHM किसको ये करता है। तो याद रखिएगा SHM का कंडीशन याद रखिएगा, sin ωt - cos ωt ये होता है, क्लियर है, ये अगर रहेगा याद रखिएगा तभी क्या होगा, SHM होगा।
अब देखिए 36 नंबर क्या बोल रहा है। ये भी क्वेश्चन वैसे नहीं बताएं, ये भी एसएचएम का ही है, लेकिन सिंपल सा जब क्वेश्चन है सिंपल में तो जरूर देखेंगे। बोल रहा है बैठकर झूला झूल रहा एक बच्चा खड़ा हो जाता है, झूले का आवर्तकाल में होगी। देखिए ध्यान से, आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 2π√√L/g। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2π और g ये तीनों तो कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं आवर्तकाल समानुपाती होगा √L। अगर लंबाई बढ़ेगा तो क्या होगा, आवर्तकाल भी बढ़ेगा, और लंबाई घटेगा तो आवर्तकाल भी घटेगा। सिंपल सा, चूंकि समानुपाती है। ठीक, तो देखो क्या बोल रहा है, बैठकर झूला झूल रहा बच्चा खड़ा हो जाता है। तो देखिए जब भी इमेजिन कीजिए, मान लीजिए ये झूला है कोई, ठीक है, और एक बच्चा झूल रहा है बैठ के, इमेजिन करो ये बैठ के झूल रहा है। क्लियर है। तो अभी देखिए किसी भी व्यक्ति का जो जड़त्व आघूर्ण, सॉरी द्रव्यमान केंद्र होता है उसके नाभिक पर होता है, तो ये भी यहाँ है। लेकिन यही बच्चा अगर खड़ा हो जाता है, ठीक है, समझिए ध्यान से, यही बच्चा मान लीजिए हम दूसरा कलर से बना देते हैं, अगर खड़ा हो जाता है झूला पर, तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। तो देखिए पहले इसका द्रव्यमान केंद्र का दूरी ये था, यानी लंबाई ये था, लेकिन अब जो है द्रव्यमान केंद्र यहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया, तो इसका लंबाई मान लीजिए L' जो हो गया ये कम हो गया। और लंबाई अगर घटेगा, अभी हम तुरंत सिखाए T समानुपाती होगा √L, और यहाँ लंबाई घट गया, चूंकि नीचे यहाँ था द्रव्यमान केंद्र, यहाँ से यहाँ आ गया, चूंकि खड़ा हो गया बच्चा। ठीक है, तो अगर लंबाई घटा तो याद रखिए आवर्तकाल भी घट जाएगा, तो इसका आंसर है कमी आएगा। आवर्तकाल में क्या आएगा, कमी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है एक स्प्रिंग 2 किलोमीटर लंबा खींचा गया है। ठीक है, एक स्प्रिंग को कितना खींचा गया, 2 किलोमीटर लंबा। इसकी स्थितिज ऊर्जा भी है। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर इसकी स्थिति ऊर्जा क्या बोल रहा है, भी है। बोल रहा है यदि स्प्रिंग को 10 किलोमीटर तक खींचा जाए तो इसमें संग्रहित स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी जब 10 किलोमीटर तक खींच देंगे तो अब ऊर्जा क्या होगा। तो याद रखिएगा, अगर आपको याद होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जिसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते थे, तो इसका फॉर्मूला था ½ kx²। याद करो माइनस में, तो यहाँ -½ k ये तो कांस्टेंट है, तो u समानुपाती क्या हो जाएगा, x²। ठीक है, ध्यान समझिएगा, u समानुपाती x²। तो अगर इसको फॉर्मूला में हम अगर रेशियो में तोड़े तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं u1/u2 = x1² क्लियर है। और अच्छे सॉल्व करें तो u1/u2 दोनों पे स्क्वायर है, तो इसको x1/x2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया सिंपल सा फॉर्मूला। अब देखिए कैसे सेट होगा। u1 मतलब प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा, प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा कितना, v। ठीक है, तो लिखेंगे u1 की जगह v। u2 मतलब क्या, अंतिम, तो ये पूछ रहा, चलो इसको u2 ही रहने देते हैं, बराबर x1 मतलब प्रारंभिक विस्थापन कितना होता है, पहले 2 किलोमीटर खींचा गया, तो यहाँ रखेंगे 2। और बोलो x2 मतलब बाद में कितना खींचे, 10 किलोमीटर, तो यहाँ रखेंगे 10 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करें तो ये 5 आएगा। तो ध्यान से देखिए v/u2 = अगर स्क्वायर करें तो 1/25 हो जाएगा। तो इसको इधर ले जाएंगे तो सिंपल सा u2 बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर तो 25 भी। देखिए है ऑप्शन 25 भी, डी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है वायु में, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, बोल रहा है वायु में ध्वनि प्रसार की घटना है। ठीक है, वायु में ध्वनि प्रसार की घटना है। तो सिंपल सा देखिए, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है, पूछ रहा है वायु में ध्वनि प्रसार। ठीक है, देखिए न्यूटन जो सबसे पहले इसके बारे में न्यूटन ने बताया, न्यूटन का कहना था कि वायु में जो ध्वनि चलता है तो वो समतापीय प्रक्रम होता है, यानी समतापीय प्रक्रिया। लेकिन याद रखिए वो गलत था। बाद में जो है एक वैज्ञानिक आया, उन्होंने प्रूव किया, लाप्लास ने, कि ये जब भी ध्वनि वायु में प्रसार करता है तो याद रखिए वो रुद्धोष्म प्रक्रिया होता है, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, यानी इसका आंसर जाएगा बी नंबर, रुद्धोष्म प्रक्रिया। क्लियर है। नेक्स्ट 39 नंबर, ये एसएचएम का क्वेश्चन है, ये भी आपको ये हाँ एसएचएम का ही है। ठीक है, वैसे एसएचएम नहीं, ये साउंड का है। क्लियर है, ये चैप्टर हम आपको पढ़ाए नहीं थे, ये वैसे भी सिलेबस से हटा दिया, लेकिन क्यों मॉडल सेट में क्वेश्चन हमको नहीं पता। बोल रहा तनी हुई डोरी में प्रथम हार्मोनिक एवं द्वितीय हार्मोनिक और तृतीय हार्मोनिक की आवृत्तियां का अनुपात होगा, यानी फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड और थर्ड हार्मोनिक का रेशियो पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसका सिंपल सा 1:2:3। ठीक है, बस। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी तरंगें ठोस, तरल
और गैसों के माध्यम से प्रसारित हो सकती है। तो इसका सही आंसर है डी, अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव। याद रखिए अनुदैर्ध्य तरंग, याद रखिए जब तक कोई माध्यम नहीं मिलेगा तब तक ये नहीं चलेगा, यानी ये ठोस में भी चल सकता है, तरल में भी, गैस में भी। तो इसका आंसर ये डी, अनुदैर्ध्य तरंग। याद करो इसका उदाहरण दिए थे ध्वनि, ठीक है। ध्वनि हम बताए थे कि अगर स्पेस में चले जाओगे वहाँ निर्वात होता है, वहाँ पर कुछ भी बोलोगे दूसरे को सुनाई नहीं देगा। क्लियर है, क्योंकि वहाँ कोई माध्यम नहीं है और माध्यम में ही चल सकता है। याद रखना अनुदैर्ध्य तरंग जो है यही तीनों में चल सकता है। क्लियर है, तो इसका चलिए आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन था सारा वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला दिन हम कुछ दूसरा चैप्टर क्वेश्चन बैंक से लेकर के आएंगे। आज मॉडल सेट ही रहने देते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।